आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम स्टील स्टार्ट करने चल रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। बट ये जो है क्लास ये सामान्यतः डिप्लोमा स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ठीक है। अंतर क्या है कि जो हाई लेवल के क्लास रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट या क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम उतना डीपली ले भी नहीं जाएंगे, केवल आपको, ठीक है, सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही रहेगा। बाकी हमारा जो है स्टील का लेक्चर एक तरफ से, ठीक है, पढ़ेगा बट अभी नहीं पढ़ेगा। तो इनका एग्जाम होने वाला है, इसलिए जहाँ तक पढ़ाया गया था उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे स्टील को, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर हमारे ख्याल से दोनों बैच में हो चुका था, तो कंप्रेशन मेंबर को ही हम जो है एक बार, ठीक है, तेज़ी से लेकर के चल रहे हैं। आप लिखे होंगे उसको, ठीक है, तो जिनका छूटा था वो भी इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। संपीड़न उपांग, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, संपीड़न उपांग। नोट्स आप लोग बनाइएगा, हम यहाँ पर समझाते हुए चल रहे हैं। जो भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चे के पास नंबर होगा, हमारा मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आप वहाँ पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर को हम कहते हैं संपीड़न उपांग, इसको हम क्या कहेंगे, संपीड़न उपांग, ठीक है। संपीड़न उपांग का मतलब क्या हुआ है, संपीड़न का मतलब होता है दबाना। संपीड़न का मतलब क्या होता है, दबाना। अर्थात, ठीक है, यदि हमारे पास कोई एक मेंबर है और इस मेंबर पर सामान्यतः कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, यदि हमारे पास कोई मेंबर है और इस मेंबर पर सामान्यतः कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो इस मेंबर को हम कहेंगे कैसा हुआ, ये कंप्रेशन मेंबर हो गया। और इसी पे अगर हमने कहा कि एक खिंचाव फोर्स आ रहा है, अर्थात इसको पकड़ के खींच रहे हैं, अगर इसको हम पकड़ खींच रहे हैं तो इस प्रकार के मेंबर में हो जाएगा क्या, खिंचाव, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर टेंसाइल मेंबर। क्लियर हुआ। तो पीछे आप पढ़ लिए हो, शायद इसको भी पढ़ लिए हो, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा हो, वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा हो उसे हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखो, जब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, कंप्रेस हुआ, तो सो में आप देखे होंगे कि इसके सभी पार्टिकल्स भी आपस में क्या करते हैं, दबते हैं। अर्थात जो इसका इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी आपस में क्या हो रहा है, दब रहा है। अर्थात, ठीक है, इसी इंटरनल फोर्स को जब हम परिमित एरिया के पदों में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, कंप्रेशन, उसको हम कहते हैं सॉरी यहाँ पर स्ट्रेस, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जब फोर्स कंप्रेसिव आ रहा है तो स्ट्रेस भी यहाँ पर कंप्रेशन ही होगा, ठीक है। तो अब हम नया परिभाषा यहाँ पर क्या देखेंगे कि वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है या कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट किया जा रहा हो, ठीक है, वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट किया जा रहा हो उसे हम कहेंगे क्या, कंप्रेशन मेंबर। बता रहे, क्लियर हो, ठीक है। तो इसको हमारे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे होंगे, जिनको नहीं लिखे हैं वो अपना लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से बताए हैं, ठीक है। वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है तथा कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। क्लियर हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखना चाहें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कॉलम क्या है, प्रकार से कंप्रेसिव मेंबर होता है, ये कॉलम रहता है, यहाँ पर ये बीम पड़ जाती है, बीम का जो भी लोड होता है कॉलम क्या करता है, ये नीचे को, ठीक है, कंप्रेस करने का प्रयास करता है, अर्थात इसको दबाने का प्रयास करता है। सिंपल भाषा में आप देखे होंगे कि जब छान छप्पर छाया जाता है गाँव में, ठीक है, तो जब थोनी या उसका थान या सपोर्ट जो होता है वो कमजोर होता है, तो जैसे इस पे लोड पड़ता है ये तुरंत क्या करता है, इस प्रकार से बेंड होकर के टूट जाता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, कमजोर था इसलिए टूट गया। इसका मतलब कि कैसे यहाँ पर बेंड हुआ, तो हम कहेंगे इस पर एक कंप्रेसिव लोड आया और उस लोड को बियर नहीं कर सका, जिससे क्या हुआ, बकल कर गया। क्लियर हुआ। तो अभी हम आगे बकलिंग का केस भी देखेंगे। कॉलम हो गया, कॉलम के बाद फिर हमारा होता है स्ट्रट। कॉलम के बाद हमारा क्या होगा,
स्ट्रट, फिर हमारा क्या होगा बूम, स्ट्रट के बाद क्या होगा आपका बूम, ठीक है। फिर और क्या होता है राफ्टर भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। इत्यादि हम कर देते हैं। कॉलम और स्ट्रट दोनों आपका क्या है कंप्रेशन मेंबर है, बूम भी आपका कंप्रेशन मेंबर है, राफ्टर भी आपका कंप्रेशन मेंबर है। देखते हैं कैसे, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है कॉलम है, कुछ इस प्रकार से बना है। अब 100 में कॉलम और स्ट्रट में अंतर देख लिए होंगे, ठीक है। कॉलम है और दूसरा हमारे पास क्या है ये स्ट्रट है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है यहाँ पर स्ट्रट है। कॉलम और स्ट्रट में अंतर क्या देखने दे लेते हैं, ठीक है। वह मेंबर जो वर्टिकली हो अर्थात सीधा हो, वह मेंबर जो सीधा हो तथा उसके दोनों सिरे फिक्स हो, दोनों सिरे क्या हो फिक्स हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर कॉलम, ठीक है। वह मेंबर जो वर्टिकल हो तथा बोथ एंड्स आर फिक्स, मतलब दोनों सिरे यहाँ पर क्या हो उसके फिक्स हो, तो उसे हम कहेंगे कॉलम, ठीक है। स्ट्रट क्या होगा, हम कहेंगे कि स्ट्रट के लिए आवश्यक नहीं है कि वर्टिकल हो, ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, दोनों सिरे फिक्स भी हो सकता है, दोनों सिरे फिक्स नहीं भी हो सकता है। इन सभी को हम क्या कहेंगे स्ट्रट कहेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो अगर इसी को हमने यहाँ पर क्या बोला स्ट्रट, इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कॉलम। अब इसी को अगर हमने कहा कि हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, तो क्या ये स्ट्रट कहलाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों सिरे इसके फिक्स तो हैं, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, अतः स्ट्रट ना होकर के क्या हो जाएगा ये कॉलम हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। अब ये क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि कॉलम की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, अतः हम जानते हैं कि कॉलम में वर्टिकल तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों सिरे फिक्स भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक ही सिरा फिक्स है, अतः यह कॉलम ना होकर के क्या कहलाएगा ये स्ट्रट कहलाएगा। क्लियर। तो कॉलम और स्ट्रट में हमारे ख्याल से अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं बूम। बूम क्या है, ठीक है। बूम क्या है, तो कुआं आप लोग सभी लोग देखे होंगे, कुएं में क्या होता है जब बाल्टी खींची जाती है तो उस पर एक पुली लगी होती है जिस पर रस्सी क्या करती है, ठीक है, रोल करता है। ये हमारा क्या होता है एक एंगल इस प्रकार से बना होता है, देखो हम बनाने में यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलम होता है, यहाँ पर कॉलम होता है, और यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, छड़ लगा होता है, और इसी छड़ पे हम क्या करते हैं यहाँ पर पुली बांध देते हैं। ये पर क्या होता है पुली बंधी होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रस्सी को हम इधर को खींच रहे हैं, रस्सी को हम क्या कर रहे हैं इधर को खींच रहे हैं, और ये बाल्टी यहाँ से क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम देखो ऐसे देखते हैं यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ठीक है एक रॉड लगा, और रॉड लगाने के बाद ये पुली आपका यहीं पर बंधाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो जब हम रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी नीचे को जा रही है, हम इसको इधर खींच रहे हैं, ये जो मेंबर लगा है ये मेंबर आपस में क्या होता है कंप्रेस होने का प्रयास करता है। क्यों भाई, रस्सी हमने इधर की ओर खींचा, बाल्टी इधर की ओर गई, अब इस मेंबर को क्या करता है ये दाबने का प्रयास करता है, अतः यहाँ पर ये कंप्रेशन मेंबर हुआ, और इसी को हम क्या कहते हैं बूम। क्लियर हुआ। अब हम क्रेन की बात कर लेते हैं। क्रेन में सामान्यतः आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर गिरने लगी होती है, यहाँ पर हम किसी भी गाड़ी को उठाते हैं और यहाँ से एक रस्सा सीधा लग करके, ठीक है, एक घेरने टाइप रहता है उसी में लपेटता रहता है। तो ये जो मेंबर यहाँ पर लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बूम कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, कुएं से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुएं में जो लगा रहता है जहाँ पर घेरने लगी है, ये एंगल लगा रहता है, यहाँ पर 2 प्लेट लगी है, प्लेट नहीं रहता है, ये भी ट्यूबुलर सेक्शन भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है, फ्लैट सेक्शन भी हो सकता है। तो वही हमारा क्या होता है बूम। हम इसको बूम नहीं कहेंगे, इसको हम बूम नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा टाई, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टाई, क्योंकि इस पर आएगा टेंशन, ठीक है, जबकि इस पर आएगा क्या कंप्रेशन। क्लियर हुआ। तो ये बूम है, जबकि ये हमारा क्या है टाई है, और ये कॉलम बने होते हैं ये जो आपके जो कुआं होता है कुएं पर, ठीक है, कॉलम बना होता है। क्लियर हुआ। अब बात आती है राफ्टर क्या है। राफ्टर क्या है, तो राफ्टर ट्रस में भी पढ़ेंगे, राफ्टर ट्रस में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप लोग ड्राइंग बनाने में भी पढ़े होंगे, ठीक है। वह मेंबर जो पर्लिन को आधार प्रदान करता है उसे हम राफ्टर कहते हैं। जब इस पे लोड लगा तो हम कहेंगे कि यह लोड सीधा न जाकर के 2 घटकों में टूट जाता है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, ठीक है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा
कि अब ये मेंबर यहाँ पर लगा, यहाँ पर हमने सपोर्ट लगाया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोर्ट लगाया है। अब ये मेंबर आपका इधर भागने का प्रयास करेगा। भाई हमने कहा कि ये हमारा कुछ ऐसे था, ये हमारा कुछ ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर जब हमने लोड लगाया, जब लोड लगाया हम कहेंगे ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा, स्लाइड होने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस प्रकार से स्लाइड होने का प्रयास करेगा तो हम कहेंगे, ठीक है, अच्छा ये रिजिड नहीं रहता है, ठीक है, हम कहेंगे ये रिजिड नहीं रहता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल जॉइंट लेता है, जॉइंट लेता है, तब उसको हम कहेंगे ट्रस। हम यहाँ पर देखेंगे ट्रस वाले लेक्चर में ट्रस और फ्रेम में अंतर क्या है यहाँ पर नहीं, ठीक है। अब देखो ये हमारा कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर एक टाई है, अब ये क्या टाई क्या करेगा, ये टाई में खिंचाव आएगा, खिंचाव के कारण ये राफ्टर आपका आगे नहीं जा पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब आगे नहीं जा पा रहा है लेकिन इस लोड को ट्रांसफर किया जा रहा है और ये कॉलम, ठीक है, इनको नीचे नहीं बैठने दे रहा है, तो ये भी एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाता है और ये रिएक्शन आपका कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो घटकों में टूट के इस प्रकार डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो राफ्टर है, ये जो यहाँ पर राफ्टर है, इस राफ्टर पर ऊपर से भी लोड आ रहा है, नीचे से भी लोड आ रहा है और ये कंप्रेस हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन मेंबर। क्लियर हुआ। अगर इसको आपको एग्जांपल करके देखना है तो जो बचपन में आप लोग धनुष तीर बना के खेलते थे, उसी धनुष को बनाइए और उठा के जमीन पर रख दीजिए, ठीक है, उसी धनुष को बनाइएगा और इसको इस प्रकार से रख करके ऊपर से आप लोड लगाइएगा तो देखेंगे ये नीचे को दबेगा और यहाँ से भी ये क्या करता है, ऊपर की ओर दबता है। इस लोड को इधर ट्रांसफर कीजिए, इस लोड को इधर, आपको देखने में मिल जाएगा कि यहाँ पर भी क्या है, ये कंप्रेशन मेंबर। क्लियर हुआ। तो ये इसका बेस था, हमने देख लिया कि संपीड़न उपांग क्या क्या है और यहाँ पर हमने सभी को एक एक करके देख लिया। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन हम कैसे करते हैं। भाई टेंसाइल मेंबर हमने देखा होगा कुछ, उसी प्रकार से कंप्रेशन मेंबर की भी डिजाइन की हम बात करेंगे। तो बात ये आती है कि हम जानते हैं इस मेंबर पर कितना लोड डालेंगे, हम कहेंगे जितना इसकी सामर्थ्य होगी। तो अगर हमें लोड पता चल जाए तो हम कहेंगे वो इसकी क्या हो जाएगी, सामर्थ्य हो जाएगा। तो वो लोड कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि लोड इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस और इनटू में क्या होगा, एरिया। बता रहे क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर आवश्यक हैं, एरिया भी जरूरी है, स्ट्रेस भी जरूरी है। तो एरिया तो वेरिएबल हो सकता है लेकिन स्ट्रेस भी हमारा यहाँ पर कहेंगे फिक्स रहेगा कि कौन सा स्ट्रेस लिया जाएगा, कौन सा एरिया लिया जाएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर हुआ। स्ट्रेस भाई कंप्रेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंप्रेशन स्ट्रेस लिया जाएगा। एरिया कौन सा लिया जाएगा, नेट एरिया लिया जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया लिया जाएगा कि ग्रास एरिया लिया जाएगा, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये दो प्लेटें हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर भी हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ नहीं बनाते हैं, नीचे बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट है, सेम क्रॉस सेक्शन साइज, सेम मटेरियल है, ठीक है, सेम थिकनेस भी इसका है। और जो यहाँ पर हम रिवेट लगा रहे हैं वो रिवेट हम कितना लगा रहे हैं, डी डायमीटर का। रिवेट कितना लगा रहे हैं, डी डायमीटर का, या हम बोल देते हैं क्या है, ये 5। यहाँ पर हम बोलते हैं क्या है, 5। अब बात ये आती है कि इस पर हमने एक बार टेंसाइल फोर्स लगाया। जब टेंसाइल फोर्स लगाया तो हम क्या देखते हैं कि ये प्लेट आपका कुछ यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, ये रिवेट आपका बीच में कुछ इसी प्रकार से रखा रह गया, ठीक है। हमने क्या किया, पकड़ के खींच दिया। जब हमने पकड़ के खींचा तो ये बीच से फट गया, ठीक है, रिवेट में कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। हम कहेंगे कि ऐसे केस में रिवेट कोई भी स्ट्रेंथ बियर नहीं कर रहा है जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो रिवेट कोई भी स्ट्रेंथ को बियर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हम किसकी बात किए थे, नेट एरिया की बात किए थे। क्लियर हुआ। अब ये चीज हमारा यहाँ पर है और हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्रेशन फोर्स लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कंप्रेशन फोर्स लगा दिया और यहाँ पर ये है रिवेट, यहाँ पर अपना क्या है, रिवेट है। अब हम देखेंगे, अब बता भाई क्या ये यहाँ से फट जाएगा, तो हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि खींचने से फटता, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि ये जो होल हुआ है, रिवेट रखा है, ये रिवेट भी थोड़ा सा दबने का प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, ये देखो ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि प्लेट है और इस प्लेट में हमने होल कर दिया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमने रिवेट लगा दिया। अब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं क्या देख रहे हैं कि हमारा हाथ दब नहीं रहा है, ठीक है। दब कौन रहा है,
पेन दब रहा है, हम कहेंगे ये रिवेट है, और जैसे हमने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ये रिवेट भी कुछ स्ट्रेंथ को बियर कर रहा है। अतः यहाँ पर जो लिया जाएगा कौन सा एरिया लिया जाएगा, ग्रास एरिया लिया जाएगा। कौन सा एरिया लिया जाएगा, ग्रास एरिया लिया जाएगा। कंप्रेशन मेंबर सामान्यतः ग्रास एरिया पर डिजाइन किया जाता है, जबकि टेंसाइल मेंबर सामान्यतः नेट एरिया पर डिजाइन किया जाता है। बता दें क्लियर हो यहाँ से, इसमें हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेस किसके आधार पर लेते हैं। तो स्ट्रेस के लिए मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला यूज किया जाता है। आईएस कोड में भी जो फार्मूला यूज किया गया है वो मर्चेंट रैंकाइन का फार्मूला ही यूज किया गया है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहले हम देखेंगे यहाँ पर मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला, मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला। मर्चेंट रैंकाइन फार्मूले में बात करेंगे तो हम कहेंगे 1/f की पावर n इज इक्वल टू 1/fy की पावर n प्लस 1/fcc की पावर n। ठीक है, सब स्मॉल f ही है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा fy इंटू fcc अपान, ठीक है, fy इंटू fcc अपान fy की पावर n प्लस fcc की पावर n, अब पूरे के बटा कितना होगा 1/n। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन आपको करना होगा, कर लीजिए छोड़ काट के इसको। ठीक है, n को आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो n है वो है, ठीक है, रैंकाइन कांस्टेंट। वो हमारा क्या है यहाँ पर, रैंकाइन कांस्टेंट, जिसका मान जो होता है 1.4 लिया जाता है। ठीक है, ये जेईई में बहुत पूछता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, रैंकाइन कांस्टेंट है जिसका मान 1.4 लिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर fy है, fy क्या है तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, fcc जो है हमारा उसको हम कहते हैं इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस है क्या, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस है क्या। हमने कहा कि हमारे ऊपर या कोई लोड लगाया गया, मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, अब आपकी क्षमता है कि हम 50 किलो का लोड बियर कर लेंगे। मान लीजिए आप खड़े हो, आपके ऊपर बोला गया कितना लोड लगाया जाता है, आप कहोगे कि हम 50 किलो का लोड बियर कर लेंगे। अब उस हिसाब से अगर लोड का मान पता चल गया, पर यूनिट एरिया से अगर हम भाग दे देंगे तो स्ट्रेस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेस आया, अब मान लेते हैं जो आपका स्ट्रेस आ गया वो आ गया 10 किलोग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी आया हो। ठीक है, कुछ स्ट्रेस आपको मिला, वो जो स्ट्रेस मिला उसको हम कहेंगे अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, हम इतना बियर कर सकते हैं। ठीक है, 10। अब जैसे 9 लगाया गया आप फेल नहीं किए, 10 आपकी क्षमता है, 9 लगाया गया आप फेल नहीं किए, 9.9 लगाया गया तो भी फेल नहीं किए, 9.99 लगाया गया, अब यहाँ से आप फेल करना स्टार्ट कर दिए। आपको लग रहा है कि अब हम बैठ जाएंगे, अब हम नहीं बियर कर पाएंगे। 9.99 पे आपको एहसास हुआ कि हम अब बियर नहीं कर पाएंगे, हम बैठने वाले हैं। तो वही जो स्ट्रेस है जहाँ पर आपको, ठीक है, ज्ञात हुआ कि अब हम नहीं चल पाएंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम समझेंगे इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस क्या है। वह स्ट्रेस जिस पर कोई कालम, वह स्ट्रेस जिस पर कोई कालम या कोई मेंबर की हम बात कर लेते हैं, कोई मेंबर बकल करना प्रारंभ करता है, वह स्ट्रेस जिस पर कोई मेंबर बकल करना प्रारंभ करता है उसी को हम कहते हैं क्या, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। उसी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। और एफसीसी का जो मान होता है पाई स्क्वायर ए अपान लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इस पे फार्मूला जे में पूछता है पीरियड में बहुत ज्यादा। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे क्या कि जो ये आपका ई है ये क्या है, तो हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और लैम्डा जो आपका है ये क्या है, तो हम कहेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। बता दें क्लियर हो। अभी सब आगे मिलेगा, नहीं तो 100 में जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा है स्लेंडरनेस रेशियो क्या है। बता दें क्लियर हो। ठीक है, तो ये जो हमारा है एफ क्या है, यही हमारा क्या है यहाँ पर स्ट्रेस, ये हमारा क्या है यहाँ पर स्ट्रेस। क्लियर हो। अब देखो
मर्चेंट रंगन फार्मूला से हमने स्ट्रेस का मान निकाल लिया, जबकि जो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो कि अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, ठीक है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है सिग्मा एसी वो आप जानते हो 0.6 सिग्मा होता है कि नहीं होता है। तो सिग्मा हमारा क्या है, स्ट्रेस है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, स्मॉल एफ। बता रहे क्लियर हो, यही तो होता है कंप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए, ठीक है। टेंशन के लिए कितना होता है 0.6 होता है उसके लिए भी, ठीक है। बेंडिंग के लिए कितना होता है 6 ले लेते हैं, बेयरिंग के लिए कितना लेते हैं 0.75 ले लेते हैं, सीयर के लिए कितना लेते हैं 0.4 या 0.45 ले लेते हैं। 0.4 होगा मिनिमम के लिए, मैक्सिमम सीयर के लिए 0.45। तो कुछ वहां से हमने उठाया है। अब यहाँ से हम सिग्मा एसी की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 0.6 इंटू एफ वाई इंटू एफ सी सी, पूरे का बटा करेंगे एफ वाई की पावर n प्लस एफ सी सी की पावर n, और पूरे का बटा कितना आएगा 1/n। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, ठीक है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान आ गया है। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद हम कहेंगे क्या, स्ट्रेस के बारे में हमने देख लिया, एरिया के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम बेसिक चीज देखते हैं पहले, ठीक है। बेसिक चीज पहले हम देख रहे हैं। बेसिक चीज में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन कौन से सेक्शन को हम कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर कुछ परिभाषाएं होंगी, उस परिभाषा से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ सेक्शन, ठीक है, कौन सा कंप्रेशन मेंबर का टाइप ऑफ सेक्शन, किसका, कंप्रेशन मेंबर का। टाइप ऑफ सेक्शन हम कहेंगे तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पर एंगल सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से। डबल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, डबल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, डबल एंगल सेक्शन भी हो सकता है। ये गजेट प्लेट लगाया गया है यहाँ पर, ये गजेट प्लेट है, डबल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्शन भी हो सकता है, सॉलिड भी, हालो भी, ठीक है। स्क्वायर सेक्शन भी हो सकता है, हालो भी हो सकता है, सॉलिड भी रहेगा, ठीक है। बीम सेक्शन यूज होता है, बीम सेक्शन यूज हो सकता है, ठीक है। फिर वो बीम चाहे सिंगल हो और चाहे वहां पर डबल हो, ठीक है, दोनों यूज हो सकते हैं। सिंगल बीम भी हो सकता है, डबल बीम भी हो सकता है। अच्छा, सिंगल बीम विद प्लेट भी हो सकता है, सिंगल बीम विद प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट लगा दिया, ये भी हमारा क्या है कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। एक प्लेट लगाया, दो प्लेट लगाया, दो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्लेट और लगा दिया। हाँ, ये दोनों समान साइज के होते हैं, दोनों समान साइज के होते हैं, ये प्लेट ये प्लेट, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम इसलिए समान कह रहे हैं ताकि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वहां पर थोड़ा सा कम हो, ठीक है। उसके बाद डबल आई सेक्शन भी हो सकता है, डबल आई सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, डबल आई सेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और डबल आई सेक्शन के साथ साथ प्लेट भी हो सकता है, डबल आई सेक्शन के साथ साथ प्लेट भी हो सकता है, ऊपर भी प्लेट लगा देंगे और नीचे भी प्लेट लगा देंगे, कुछ यहाँ पर जो हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर भी प्लेट लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लेट लगा देंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमारा क्या है प्लेट लगता है, ये भी हमारा एक प्रकार से कंप्रेशन मेंबर है। चैनल सेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर चैनल सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम चैनल सेक्शन बना रहे हैं, ये चैनल सेक्शन भी आपका कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज किया जाता है। डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। सेक्शन का यूज हमने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कुछ, ठीक है। यहाँ से चैनल सेक्शन हो सकता है, चैनल सेक्शन विद प्लेट भी हो सकता है, चैनल सेक्शन विद प्लेट भी हो सकता है। यहाँ पर भी हमने चैनल सेक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने प्लेट लगा दिया,
देखो कुछ इस प्रकार से। इसका फ्लैंज बाहर की ओर भी हो सकता है, इसका भी फ्लैंज बाहर की ओर हो सकता है। इसको हम बैक टू बैक कहते हैं, इसको हम फ्लैंज टू फ्लैंज कहते हैं, जबकि इसको हम बैक टू बैक कहते हैं। और ये हमारा कुछ यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, बोर्ड वोर्ड में पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिर्फ यही बनाना रहता है बस। ठीक है, बाकी नाम लिख लीजिएगा। एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, ठीक है, ट्यूबुलर सेक्शन, इसको हम कहेंगे स्क्वायर सेक्शन, आई सेक्शन विद प्लेट, डबल आई सेक्शन विद प्लेट, इसको हम ब्यूल्टअप कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूल्टअप। इसको भी ब्यूल्टअप, ठीक है, इसको भी ब्यूल्टअप कहेंगे, इसको भी ब्यूल्टअप कहते हैं। ब्यूल्टअप क्या है? ठीक है, एक ही लोड को बियर करने के लिए एक ही स्थान पर एक से अधिक मेंबर कार्य करे तो उसको हम कहेंगे ब्यूल्टअप सेक्शन। बता रहे देखो, ठीक है, एक हमने लगाया था, ये पूरे लोड को बियर नहीं कर रहा था, हमने दूसरा ले जाकर के इसे लगा दिया। अब वो उन्हीं का सदस्य भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये बन गया क्या? ब्यूल्टअप। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेक्शन। क्लियर हुआ? अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा। लिखना नहीं, याद करना पहले। ठीक है, कोशिश करो कि तैयार हो जाए। लिखने से आपका मन जो है ये सोचने लगता है कि नोट्स में तो लिखा ही है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं, और कभी भी के चक्कर में कभी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम कुछ देख लेते हैं परिभाषाएं। जैसे पहला परिभाषा हम क्या देखते हैं, हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या? लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब क्या? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो 100 में आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या? R इज इक्वल टू अंडर रूट में I अपान ए। ये हमारा क्या होता है? लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। अर्थात ठीक है, खंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा उसके एरिया, खंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा उसके एरिया के अनुपात का वर्गमूल मान, ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या कहलाता है। खंड का एरिया नहीं, खंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा खंड का एरिया के अनुपात का वर्गमूल मान क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई सेक्शन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा डी है, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बी इज ग्रेटर देन क्या है? डी है। तो बता भाई, ये भी एक एक्सिस हुआ, ये भी हमारा एक एक्सिस हुआ। हम यहाँ पर कहेंगे दो प्रकार का एक्सिस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आई, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं क्या? एक्स। ठीक है, आई वाई इज ग्रेटर देन आई एक्स एक्स, या तो ये होगा। और अगर मान लीजिए इसको हम चेंज कर दे रहे हैं तो हम कहेंगे आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई। अर्थात सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होगा। देखो, ठीक है, जब इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे एक बार आर एक्स एक्स की बात कर लेते हैं। और जब आर एक्स एक्स की बात करेंगे तो आई एक्स एक्स अपान क्या होगा? एरिया। आर वाई वाई की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा आई वाई वाई अपान ए। अब यहाँ से हम आर मिनिमम की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, दो अक्ष में मिल गया, हम कहेंगे अब इन दोनों में से किसको लिया जाए, किसको लिया जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे इनमें से जो कमजोर हो उसी के आधार पर हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, दो लोग आपके घर में हैं, आपका घर का बंटवारा हुआ तो माता पिता यही सोचेंगे कि जो कमजोर व्यक्ति है हम उसी के साथ जाएंगे, हम उसको अभी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो कम होता है उसी के आधार पर हम डिजाइन करते हैं। तो इसलिए आर मिनिमम की बात करेंगे, और आर मिनिमम इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा आई मिनिमम अपान एरिया। आई मिनिमम अपान एरिया हम डिजाइन करेंगे तो इसी के आधार पर करेंगे। जरूर हम डिजाइन करेंगे किसके आधार पर करेंगे? इसी के आधार पर करेंगे, जहां पर आई मिनिमम क्या है, जहां पर आई मिनिमम क्या है, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू आपका जो होगा वो होगा, ठीक है, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई में जो कम हो, ठीक है, में जो कम हो, which is लेस, जो कम हो। ठीक है, आई मिनिमम क्या है? आई एक्स और आई वाई में जो
कम हो उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, इसके बाद जो है अगले वीडियो में देखेंगे उसे आगे हम फिर से देखते हैं। ठीक है, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस से पहले हम देखेंगे क्या, इफेक्टिव लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? तो इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो आप सिंपल नोशन समझे होंगे। कुछ क्या समझे होंगे कि यदि किसी कॉलम पर लोड का मान ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद वह कॉलम अपने एक्सिस से हटने लगता है, जैसे हम क्या कहते हैं, कॉलम की बकलिंग। उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम की बकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो बकलिंग क्या होता है वो आप सोमो में पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, वहीं आप समझ लीजिएगा, दिखाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हमारे पास कोई ये कॉलम है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक कॉलम है। ठीक है, हमने इस कॉलम पर ग्रेजुअली लोड का मान बढ़ाया। जब लोड का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद यह कॉलम अपने अक्ष से हटने लगता है। ठीक है, और जब अपने अक्ष से हटने लगता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, बकलिंग। यहाँ पर बकलिंग। ठीक है, तो अभी कॉलम बकल हो चुका है, हम कहेंगे अपने अक्ष से हट चुका है। क्लियर हुआ? तो बकलिंग हमने देख लिया। और जिस लोड पर ये बकल होना स्टार्ट करता है उसी को हम कहते हैं क्या, बकलिंग लोड, या उसी को हम कहते हैं आयलर लोड। क्लियर हो ना? आयलर लोड, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड। ठीक है, सब एक ही चीज है। यहाँ पर हम कहेंगे जिस लोड पर कोई कॉलम बकल करना स्टार्ट कर दे या बकल हो जाए उसी को हम कहते हैं क्या, बकलिंग लोड, आयलर लोड, और उसी को हम कहते हैं क्या, क्रिपलिंग लोड। क्लियर हुआ? तो हमारे क्लास यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चलते हैं, बकलिंग कैसे होता है। चलिए, एक दीवार था और इसी दीवार में एक खूंटी गाड़ी गई थी कुछ इस प्रकार से। ये दीवार हमारा क्या था, यहाँ पर रिजिड था, खूंटी गाड़ी गई थी कुछ इस प्रकार से। और हमने क्या किया कि इसको पकड़ के लटक लिया। और जब इसको हम पकड़ के लटके तो हम क्या देखते हैं कि ये इस दीवार से चिपक कर नहीं टूट रहा है, दीवार से थोड़ा सा दूर हट के टूट रहा है। और ये कुछ यहाँ से इस प्रकार से टूट जाता है, यहाँ पर कुछ प्रकार से टूट जाता है। या इस प्रकार से अगर नहीं टूट रहा है तो हम कहेंगे कुछ इस प्रकार से टूटता है, 45 डिग्री का लगभग एक कर्व बना लेता है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की बात होती है तो अलग अलग केस होता है। ठीक है, हम वैसे नॉर्मली आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि खूंटी लगी थी, उसको आप पकड़ के लटके, अभी कुछ इस प्रकार से टूट गया तो हम कहेंगे कि इसको टूटना चाहिए था यहाँ से, लेकिन टूटा कुछ दूर हट के। तो क्यों? तो हम कहेंगे कि कुछ दूर तक अपनी फिक्सिलिटी बनाए रखा है, कुछ दूर तक अपनी क्या रखा है, ये फिक्सिलिटी बनाए रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये जड़ा हुआ है और अपने जड़त्व के नियम को कुछ दूर तक ये बनाए रखता है। क्लियर हुआ? तो इस दीवार से संपर्क होकर के न टूटकर कुछ दूर से टूटता है। क्यों? क्योंकि फिक्सिलिटी यहाँ पर बनाए रखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बीम की बात कर लेते हैं। अगर हम बीम की बात करेंगे, बीम छोड़िए, हम कॉलम पढ़ रहे हैं तो कॉलम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा है ये हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, फिक्स है। तो ये अपनी फिक्सिलिटी कुछ दूर तक बनाए रखेगा और इसके बाद ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपका बकल कर जाएगा, इस प्रकार से कॉलम क्या होगा, बकल कर जाएगा। तो ये जो लेंथ बकल हो रहा है, ठीक है, या बकलिंग में भाग ले रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। अर्थात ठीक है, किसी भी कॉलम की वह लंबाई जो बकलिंग में भाग लेता है, किसी भी कॉलम की वह लंबाई जो बकलिंग में भाग लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। बता रहे, क्लियर हुआ? ठीक है, वह लंबाई जो बकलिंग में भाग लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, अगर बात आ गई यहाँ पर फिक्स ना होकर के यहाँ पर हमने हिंज कर दिया, अब ये पूर्ण रूप से कुछ इस प्रकार से बकल होगा। ठीक है, और ये लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। क्योंकि जो हिंज सपोर्ट होता है उस हिंज सपोर्ट में, ठीक है, मोशन नहीं होगा उस हिंज सपोर्ट में। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जबकि मोमेंट जो है आपका इस प्रकार से घूम सकता है।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आम चीरने वाला यंत्र, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हो, ठीक है। सरौता, ये सब क्या है, ठीक है, हिंज सपोर्ट पे रहता है, ये मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है इस प्रकार से, लेकिन ये आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लिख देंगे, ठीक है। जो लिखे हैं उसको दोहरा लेंगे, जो नहीं लिखे हैं उसको जो है, ठीक है, उतार लेंगे, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा समझा रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, आप लोग छापिएगा, ठीक है। देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, इफेक्टिवली हेल्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। इफेक्टिवली हेल्ड, इफेक्टिवली हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास एक धरन है, बीम नहीं है भाई, हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, कॉलम। यहाँ पर एक कॉलम है, ये कॉलम दोनों सिरों पर इफेक्टिवली हेल्ड है, दोनों सिरों पर इफेक्टिवली क्या है, हेल्ड है, मतलब दोनों सिरों को ये पकड़ा है। इफेक्टिवली हेल्ड का मतलब पकड़ना, पकड़ा है, इसका मतलब क्या कि इसमें वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। क्लियर हुआ, इफेक्टिवली हेल्ड मतलब क्या, उसको पकड़ा है, और हेल्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम मोमेंट की बात करेंगे तो अभी मोमेंट की यहाँ पर बात नहीं किया गया है, और ये मूव कर सकते हैं अर्थात घूम सकते हैं। अब यहीं पर बोल दिया, ठीक है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। अगर यहाँ पर क्या बोल दिया, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि घूमने के प्रति क्या हुआ, ये प्रतिरोधित है, मतलब क्या, घूम नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड है, मतलब क्या, पकड़ा हुआ है। अब जब पकड़ लिया है तो इसका मतलब कि ये आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब वहीं पर बोल देगा रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, मतलब क्या, घूमने के प्रति भी प्रतिरोधित है, मतलब अब ये घूम भी नहीं सकता है। अब ये घूम भी नहीं सकता है, तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि अब यहाँ का सिरा क्या हो गया है, यहाँ पर फिक्स हो गया है, ना तो ये आगे, ना तो पीछे, ना तो दाएं, ना तो बाएं, और ना तो ये मूव करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फिक्स सपोर्ट। केवल इफेक्टिवली हेल्ड पूछ रहा है या बोल रहा है, तो हम कहेंगे वो हिंज सपोर्ट है, मतलब मोशन नहीं होगा लेकिन मोमेंट होगा। अब फिर वहीं पर बोल दिया रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, मतलब क्या कि रोटेशन के प्रति उसको रिस्ट्रेंट कर दिया गया है, तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि ये घूम भी नहीं सकता है। क्लियर हुआ, और जब घूम भी नहीं सकता है, गति भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो फिक्स हो गया है। क्लियर हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख दे रहे हैं मिटा के, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, छाप लीजिएगा, ठीक है। हमें देख रहे हैं क्या, इफेक्टिवली में पहला हम देख रहे हैं क्या, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। क्या कह रहे हैं क्या, पहले यहाँ पर बनाते हैं, पहला ए नंबर पे बना रहे हैं क्या, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, इफेक्टिवली हेल्ड कर दिया। अच्छा, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, ठीक है। तो हम दोनों सिरों पर क्या करते, इफेक्टिवली हेल्ड कर दिए। ऐसे केस में क्या हुआ कि इसमें कोई भी इनका, ठीक है, कोई भी मोशन नहीं होगा, अर्थात ना तो हॉरिजॉन्टल जाएंगे ना तो वर्टिकल जाएंगे, क्या होंगे, स्थिति में आबद्ध हो गए। रोटेशन, ठीक है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशन के प्रति भी प्रतिरोधित है। पहला नंबर तो क्या, स्थिति के प्रति आबद्ध है। दूसरा भी क्या कह रहे हैं कि मोमेंट के प्रति भी प्रतिरोधित है। दोनों सिरे पर हम मोमेंट के प्रति यहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्रतिरोधित कर दिए हैं, अर्थात दोनों सिरे यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स। और ऐसे केस में जब ये, ठीक है, बकल करेगा, देखो कुछ हमारा इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हमने कैपिटल एल लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हमने स्मॉल एल ए लिया। अब यहाँ पर कहेंगे कि स्मॉल एल इज इक्वल टू जो भी आएगा वो कितना आएगा, 0.65 एल। कितना आएगा यहाँ पर, स्मॉल एल इज इक्वल टू 0.65 एल, और यही हमारा क्या है, पहला है, ठीक है। जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे इसमें की बात कर रहे हैं, तो दूसरे में क्या देखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं
कि दोनों सिरे तो प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हैं। इन्होंने क्या कहा कि दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में तो आबद्ध हैं, परंतु ठीक है नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, मतलब घूम सकता है, बस वो रिलेटिव मोशन उसमें नहीं होगा। इसके लिए हम कहेंगे क्या दोनों तरफ हिंज सपोर्ट किया गया। अब ये जब बेंड करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से करेंगे, यही होगा हमारा कैपिटल यल, ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल यल, और यहाँ से वाली जो दूरी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल यल, अर्थात कैपिटल यल और स्मॉल यल दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर हो। जब हम तीसरे केस की बात करते हैं, ठीक है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, ठीक है दोनों सिरे क्या हैं प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हैं। दोनों सिरों को हमने क्या कर दिया स्थिति में आबद्ध कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर क्या कह रहा है एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब क्या कि एक सिरा घूमने के प्रति प्रतिरोधित भी है। दोनों सिरा स्थिति में आबद्ध है, परंतु एक सिरा घूमने के प्रति प्रतिरोधित भी है, तो हम किसी भी एक सिरे को हम क्या कर दे रहे हैं फिक्स कर दे रहे हैं। अच्छा एक सिरे को हमने फिक्स कर दिया तो एक सिरा हिंज हो गया, और ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से बकल करेंगे, ठीक है एल ई का मान हमारा कुछ यहाँ तक होगा, और एल ई इज इक्वल टू कितना होता है 0.8 यल, ये हमारा कैपिटल यल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल यल। ठीक है बता भाई क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है तो ये तीन केस हमारा हो गए, ठीक है पहला दूसरा तीसरा। चौथे नंबर केस की हम क्या बात कर रहे हैं इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है इसको आप बना लीजिएगा। चौथा नंबर केस की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, ठीक है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। ठीक है फिर ध्यान देखिए इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक सिरा स्थिति के प्रति आबद्ध है और मोमेंट के प्रति क्या है प्रतिरोधित है। मतलब हमने कहा कि एक सिरा इसका क्या हो गया है फिक्स हो गया है। 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं, एक सिरा से क्या हो गया है फिक्स हो गया है, ना तो स्थिति में ठीक है इधर उधर जाएगा और ना तो इसमें मोमेंट होगा। ठीक है फिर क्या कह रहा है एंड एट द अदर एंड, ठीक है एट द अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। क्या कह रहा है कि जो दूसरा सिरा है वो घूमने के प्रति तो प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है, अर्थात वो घूम नहीं सकता है, परंतु इसमें रिलेटिव मोशन हो सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन के लिए कहेंगे क्या कि ये जो होगा ठीक है इनमें कुछ रोलर लगा देगा और ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये घूमेगा नहीं लेकिन ये मोशन कर सकता है। ठीक है और ऐसे केस में जो भी एल का मान होगा ठीक है 1.2 कैपिटल एल लिया जाता है। बराबर हो। ठीक है यहाँ पर रोलर लगा दिया गया है। रोलर में हमने क्या देखा ठीक है यहाँ पर देखो हमने रोलर लगा दिया, ये एक सिरा हुआ दूसरा सिरा हुआ, ये घूम नहीं रहा है लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि ये मोशन यहाँ पर रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक है जब रिलेटिव मोशन कर रहा है तो कहीं वहाँ पर रोलर सपोर्ट होगा और इसलिए उसका मान देना है एल स्मॉल एल इज इक्वल टू 1.2 कैपिटल एल। बताओ क्लियर हुआ। जब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, जब हम 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वें नंबर में क्या देखा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित भी है। मतलब वही चीज यहाँ पर भी कहा था कि एक सिरा ठीक है घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है तथा इफेक्टिवली रूप से भी इसको क्या गया है हेल्ड किया गया है, पकड़ा गया है। ठीक है हमने वहां पर कर दिया फिक्स। दूसरा क्या कह रहा है बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन ना रिस्ट्रेंड ठीक है अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड, परंतु जो दूसरा सिरा है ना तो वो हेल्ड किया गया है और ना तो घूमने के प्रति प्रतिरोधित किया गया है। मतलब ना तो इसको हेल्ड किया गया ना तो इसको पकड़ा गया है और ना घूमने के लिए इसको प्रतिरोधित किया गया है, मतलब ये क्या है फ्री। ठीक है जब फ्री है तो हम कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार से होगा और इसकी जो भी बकलिंग होती है उस प्रकार से, और यहाँ पर हम जाएगा हमारा कितना ठीक है स्मॉल एल और ये होता है आपका कैपिटल एल
और स्मॉल l इज इक्वल टू कितना होता है 2l। ये माना जाता है कि जितना ठीक है ग्राउंड के ऊपर है उतना ही ग्राउंड के नीचे भी बकल होता है। बताओ क्लियर हुआ? तो हमारे ख्याल से ठीक है इफेक्टिव लेंथ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि इसको सामान्यतः मेंबर में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए निकाला जाता है। मेंबर में क्या ना हो? वाइब्रेशन ना हो। ठीक है, मेंबर में वाइब्रेशन ना हो इसके लिए हम स्लेंडरनेस रेशियो की ठीक है कंसेप्ट को देखते हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ठीक है लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के आधार पर सेक्शन को उठाते हैं। तो सभी के बारे में भी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे द रेशियो ऑफ ठीक है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन इज नोन एज ठीक है स्लेंडरनेस रेशियो, नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। बताओ क्लियर होना है? ठीक है, हम कहेंगे कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। क्लियर हुआ है? ठीक है, अब इसको हम क्यों कंसेप्ट कर इसका हम कंसेप्ट क्यों लेते हैं? हम कहेंगे क्या कि मेंबर में वाइब्रेशन को मेंबर्स में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए या बियर करने के लिए कंट्रोल करने के लिए ठीक है स्लेंडरनेस रेशियो को निकाला जाता है। क्लियर हुआ है? अब बात ये आती है कि जब आप अपने सब्जेक्ट में ठीक है कौन सा लेसन है, जो भी लेसन है कंप्रेशन मेंबर का, उस लेसन के टेबल में जाकर देखेंगे तो स्टार्टिंग में पहला दूसरा टेबल आपको मिल जाएगा देखने को कि स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर ठीक है आपका क्या मिलता है वहां पर ठीक है एलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान मिलता है। एलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान मिलता है। उस टेबल के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये हमारा होता है एलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये हमारा क्या होता है लैम्डा का मान। क्लियर हुआ? तो जब लैम्डा का मान अधिक होता है तो ऐसे केस में ठीक है लैम्डा का मान जब अधिक होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्ट्रेस का मान भी कुछ कांस्टेंट रूप से चेंज होता है और ये हमारा कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इधर हम लैम्डा की मान बात कर रहे हैं। अच्छा, लैम्डा यहाँ पर उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इधर की ओर बढ़ता है जबकि स्ट्रेस का मान कुछ इस प्रकार से इधर की ओर बढ़ता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये हमारा क्या होता है हाँ ठीक है इधर से इधर जाता है। जब लैम्डा ज़्यादा रहता है तो ऐसे केस में स्ट्रेस का मान क्या होता है कम रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ का नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, वहाँ से आप जाके देखिएगा टेबल को और जब टेबल को देखेंगे तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा देखने को कि जब लैम्डा का मान कम होता है तो ऐसे केस में स्ट्रेस का मान अधिक होता है। ठीक है, किसका? स्ट्रेस का मान। और जब लैम्डा का मान ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस का मान क्या होता है कम होता हुआ चला आता है। ठीक है, बनाना है क्या इसको? छोड़ो। ठीक है, जब पढ़ना तो उसको बनाना तो वहाँ पर हम जो है इसको एलिब्रेट करेंगे। चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं आगे हम। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो को हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वही टेबल आप उठा के देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एसी। लैम्डा का मान बढ़ेगा, सिग्मा एसी का मान कम होगा। ठीक है, अगर सिग्मा एसी का मान कम होगा तो स्ट्रेंथ भी इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। बता दो क्लियर हो? अब देखो लैम्डा का मान कब बढ़ेगा? लैम्डा का मान कब बढ़ेगा? जब आर मिनिमम का मान क्या हो? कम हो। ये तो होगा नहीं होगा? आर मिनिमम का मान कम होगा तो लैम्डा क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात तुरंत यहाँ पर कह देंगे 1/r मिनिमम। बता रहे क्लियर हो? ठीक है, अर्थात आर मिनिमम का मान कम, लैम्डा का मान अधिक। लैम्डा का मान अधिक, सिग्मा एसी का मान कम, सिग्मा एसी का मान कम, तो स्ट्रेंथ भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इन सभी वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया और लेंथ को हमने बढ़ा दिया
ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि इसका स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लॉन्ग कॉलम कम लोड को बियर करता है शॉर्ट कॉलम की अपेक्षा। क्लियर हुआ, समान मटेरियल है, समान क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एक शॉर्ट कॉलम बनाया गया, एक लॉन्ग कॉलम बनाया गया। लॉन्ग कॉलम पे हम कम लोड डाल सकते हैं शॉर्ट कॉलम की अपेक्षा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेंडर में जैसे देख लिया, यहाँ से हमने ठीक है कंसेप्ट भी थोड़ा सा नॉर्मल देख लिया। अब इसके बाद ठीक है टाइप्स ऑफ स्ट्रट भी होता है, इसको हटा दें। हाँ हटा रहे हैं इसको हम। ठीक है, अच्छा बकलिंग और बकलिंग लोड को बताने की जरूरत है नहीं, वो तो हमारे ख्याल से आपको तैयार ही होगा। ठीक है, तो उसको आप तैयार है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सिलेंडर रेशियो के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम टेबल लेके देख लेते हैं। टेबल हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, हम यहाँ पर समझाएंगे बस। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो इन कंप्रेशन मेंबर, ध्यान से समझना है। हमने कहा कि एक मेंबर है, एक मेंबर है, इस पे सामान्यतः कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। बस क्या आ रहा है, केवल कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो इसका लैम्डा का मान कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे कंप्रेसिव लोड के लिए, हाँ कंप्रेसिव लोड के लिए ठीक है, जो भी लैम्डा का मान होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए 180 से, क्लियर हुआ, 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या हो, हमने कहा कि फोर्स कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू ठीक है डेड लोड आर ठीक है लाइव लोड, डेड लोड आर लाइव लोड। ठीक है, या आप ये कह सकते हो ठीक है सुपर इम्पोज लोड, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सुपर इम्पोज लोड। और इसके लिए भी जो लैम्डा का मान होगा, ये पहला होगा, दूसरा होगा, इसके लिए भी जो लैम्डा होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए, किससे? 180 से। बता दो क्लियर हो। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर क्लियर होना है। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे कि कोई कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, फोर्स कैसा आ रहा है? कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, लेकिन किसके कारण? विंड फोर्स या सिस्मिक फोर्स या अर्थक्वेक फोर्स के कारण। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स विंड प्रेशर या अर्थक्वेक प्रेशर या सिस्मिक फोर्स के कारण हो रहा है, तो उसका जो लैम्डा का मान होगा वह 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू किसके कारण भाई? विंड लोड और सिस्मिक लोड या सिस्मिक फोर्स भी आप कह सकते हो। तो इसके लिए जो भी लैम्डा होगा ये अधिक नहीं होना चाहिए, किससे? 250 से। किससे अधिक होना चाहिए? 250 से। ठीक है, लैम्डा का मान अधिक नहीं होना चाहिए, किससे? 250 से। बता रहे क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू विंड लोड और सिस्मिक लोड, इसका सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 250 से। क्लियर हुआ? ये तो डायरेक्ट कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, लेकिन वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स किसके रूप में आ रहा है? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के रूप में आ रहा है। ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? वह स्ट्रेस या यदि किसी मेंबर पर समय के साथ स्ट्रेस में चेंजिंग आ जाए। ठीक है, इसको इधर घुमा दिया टेंशन कंप्रेशन, इसको इधर घुमा दिया टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, इस प्रकार से बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे इस प्रकार के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, यदि किसी मेंबर पर समय के साथ स्ट्रेस का मान चेंज हो जाए, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के रूप में, और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस सामान्यतः विंड प्रेशर या सिस्मिक प्रेशर के कारण होता है। क्यों भाई? कभी हवा इधर चल रही है, कभी हवा इधर चल रही है। ठीक है, कभी हवा इधर से आई, कभी हवा इधर से आई। अब ये मेंबर क्या हुआ, कुछ इधर इधर इस प्रकार से बेंड कर सकता है। जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से ठीक है हिलने का प्रयास करती है। कोई भी स्ट्रक्चर हो इस प्रकार से हिलने का प्रयास करता है, तो वहां भी हम कहेंगे क्या कि ये भी प्रकार से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि मेंबर पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा हो, मेंबर पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा हो, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा हो, वो भी किसके कारण?
विंड प्रेशर या सिस्मिक प्रेशर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी लैम्डा होगा, वह लैम्डा अधिक नहीं होना चाहिए 350 से। बराबर क्लियर हुआ। तो ये हमारे कुछ स्लेंडरनेस रेशियो के मान हैं, ठीक है। इनको भी आप जो है लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ। कंप्रेशन लोड डायरेक्ट आ रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो कहेंगे कि जो भी स्लेंडरनेस रेशियो होगा 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू डेड लोड, सुपर इम्पोज लोड या लाइव लोड आ रहा है, तो लैम्डा का मान अधिक नहीं होगा 180 से, ठीक है। तीसरा हम कह रहे हैं कि कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू विंड लोड और सिस्मिक लोड, हम कहेंगे लैम्डा का मान 250 से अधिक नहीं होगा। विंड प्रेशर, सिस्मिक प्रेशर या विंड लोड या इर्थक्वेक लोड के कारण यदि किसी स्ट्रक्चर पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो ऐसे केस में लैम्डा का मान 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। बता रहे क्लियर हुआ। इसमें कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, चलिए ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगले वीडियो में